हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 8 भूगोल विषय के अध्याय 4 एग्रीकल्चर कृषि के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम अध्याय 4 के समस्त अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, कृषि क्या है? तो आप सब जानते होंगे कृषि क्या होती है। तो फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधी समस्त क्रियाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। चाहे बात करें फसलों की, फलों की, सब्जियों की, फूलों की, तो इन सभी को उगाना यानी उनका उत्पादन करना और साथ ही पशुपालन की जो क्रिया है इनको कहा जाता है कृषि करना। कृषि एक कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है, यानी जितने भी अन्य प्रकार के उद्योग या व्यवसाय है वो सब किस पर आधारित है? कहीं ना कहीं कृषि पर ही आधारित है। इसी कारण इसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? स्थल आकृति, अलग अलग प्रकार की जो स्थल आकृति है वो कृषि को प्रभावित करती है। दूसरा, मृदा, अलग अलग प्रकार की जो मृदा होती है वो कृषि को प्रभावित करती है और अलग अलग प्रकार की जलवायु मृदा को प्रभावित करती है। तीसरा प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या है और इस कृषि की हानियां क्या है? तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरित कृषि क्या है। तो स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर कुछ भूखंड को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। पहले किसी भी भूखंड पर जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं उन पेड़ों को काट कर साफ किया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। तब फिर जो राख बनती है उस राख को इसमें मिलाते हैं, मृदा में मिला दिया जाता है और फिर वहां पर किसको उगाया जाता है? फसलों को उगाया जाता है। कुछ समय बाद वहां पर खेती करने के बाद जब भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को ऐसे के ऐसे छोड़ दिया जाता है और जो कृषक होते हैं वो पुनः नए भूखंड पर चले जाते हैं। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि इसी एक भूखंड को कुछ समय के लिए उपयोग में लाया जाता है और फिर जब उस भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे क्षेत्र पर जाकर पुनः वृक्षों को काटा जाता है और पुनः वहां पर खेती की जाती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसकी हानियां क्या है? इसकी पहली हानि है कि इससे मृदा अपरदन होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बार बार वृक्षों को काट रहे हो तो निश्चित रूप से क्या होगा? मृदा का अपरदन होगा। दूसरा, इससे वनों का क्या होता है? ह्रास होता है। आप बार बार भूखंड के कुछ टुकड़े के लिए वहां पर उपस्थित सभी वृक्षों को काट के जला रहे हो तो वहां पर क्या हो रहा है? वनों का ह्रास हो रहा है, वनों का निरंतर पतन हो रहा है। अगला, इससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्योंकि वृक्षों को काटने और जलाने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसी का, रोपण कृषि क्या होती है? तो देखिए, बात करें रोपण कृषि की तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का क्या है? एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब है कि जिस कृषि का मकसद क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और धन की प्राप्ति करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त करना, वो कृषि कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में बहुत बड़ी मात्रा में मजदूरों की और साथ ही साथ पूंजी यानी धन की भी आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो चाय, कहवा, काजू, रबर, केला आदि की जो एकल फसल उगाई जाती है यह रोपण कृषि का ही उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद जो की जाती है उस मदद के कुछ हमें उदाहरण देने हैं। प्रश्न क्या है? देख लो। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? यानी सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस तरह की मदद करती है उसका हमें वर्णन करना है। तो देखें, सरकार के द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर क्या किया जाता है? एकत्रित किया गया है। दूसरा, सरकार किसानों को समय समय पर उर्वरकों, कृषि उपकरणों और कीटनाशकों के लिए क्या करती है? आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। साथ ही सरकार किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में भी क्या करती है? सहायता करती है।
और सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण और साथ ही साथ उनके वितरण की भी सुविधा प्रदान करती है। तो इस तरह सरकार किसानों को कृषि कार्य में विकास हेतु कई योजनाओं और अन्य कई तरीकों से किसानों की समय समय पर मदद करती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है, तो उद्यान कृषि का मतलब है फलों और सब्जियों को उगाना। अगला है, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, तो सुनहरा रेशा का मतलब है जूट अथवा पटसन से है। अगला, कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन है, तो कॉफी का सबसे प्रमुख उत्पादन कहां होता है, ब्राजील में होता है। अगला, कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी मैं इस बात का कारण बताना है कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों है। तो देखिए प्राथमिक क्रिया क्या होती है, तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और किससे होता है, निष्कर्षण से होता है। यानी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं या गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उसके निष्कर्षण से है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फलों को उगाना, पशुधन पालन, ये सारी चीजें शामिल है। यानी भारत में अगर कृषि की बात करें तो कृषि का मतलब खेती करने से नहीं है। कृषि का मतलब है फल हो, चाहे फसल हो, सब्जी हो, फूल उगाना हो या फिर पशुधन हो, ये सारी क्रिया कृषि में ही शामिल है और ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इसीलिए कृषि को भी क्या कहा गया है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत माना गया है। अगला, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में क्यों उगाई जाती है, इसका हमें कारण बताना है। तो विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थल आकृति हो, मृदा हो या जलवायु हो, वो क्या होती है, विभिन्न होती है। यानी इनमें विभिन्नता पाई जाती है और इन विभिन्नताओं के कारण ही, इन विभिन्नताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर बताना है। तो देखें, एक तरफ हमने लिखा है प्राथमिक क्रियाएं और दूसरी तरफ लिखा है तृतीयक क्रियाएं। अगर हम बात करें प्राथमिक क्रियाओं की, तो जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, वे सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत गिनी जाती है। वही बात करें तृतीयक क्रियाओं की, तो जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है, यानी सेवा से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां तृतीयक क्रियाओं में गिनी जाती है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सारे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत गिने जाते हैं। वही बात करें तृतीयक क्रियाओं में, तो यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, बीमा, ये सारी ही क्रियाएं तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत गिनी जाती है। ठीक है, अगला है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। अगर हम बात करें निर्वाह कृषि की, तो इस कृषि में केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली जो कृषि है वो क्या कहलाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है। मतलब जब कोई किसान केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु खेती करता है तो इस प्रकार की खेती को निर्वाह कृषि कहते हैं। फिर बात करें गहन कृषि की, तो जब भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार की कृषि को गहन कृषि कहा जाता है। निर्वाह कृषि का दूसरा बिंदु है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक भूमि पर एक ही फसल उगाई जाती है। वही गहन कृषि में एक वर्ष में एक से अधिक फसल एक ही भूमि पर उगाई जाती है। ठीक है, निर्वाह कृषि में कृषि के लिए परंपरागत तरीकों और औजारों का उपयोग किया जाता है। वही गहन कृषि में प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है और इसमें आधुनिक तरीकों की मदद से कृषि की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 कृषि के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।